सर, आपके बारे में जो प्रशासक के बीच में या बिहार में जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो अब तक जुड़े हुए, जहाँ भी आपने बतौर प्रशासक काम किया है, तो आप समाज के लोगों से ज़्यादा जुड़े रहते थे और मदद की आप में खासा प्रवृत्ति है। तो क्या यूपीएससी के तैयारी के दिनों में भी आप कोई ग्रुप बना करके एक दूसरे की मदद के हिसाब से कुछ ऐसी कोई यादगार घटना जो जिसका आप जिक्र करना चाहें कि आपने मदद किया और आपके उसके प्रतिफल के रूप में, या फिर बतौर प्रशासक आपने मदद किया और चीज़ें दिखी कि ना स्पष्ट रूप से जो है सामने आई है? क्या ऐसे कोई? ऐसी तो हज़ारों घटनाएं हैं, लेकिन एक दो मैं जिक्र करना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा। मैंने ये पाया है ज़िंदगी में, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कि मैं हमेशा कुछ दोस्त रखता था जिनकी समस्याओं का मैं निदान करता था। जो मेरे पास, मैं फ्री रहता हूँ, लोग मेरे बारे में कहते थे कॉलेज में भी और स्कूल में भी कि मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। हम लोग दरवाज़ा उस तरह बंद नहीं करते थे और लोग आते थे सवाल पूछने के लिए, तो मैं कभी मना नहीं करता था। और इसका क्या असर पड़ा, सो एक घटना सुनाता हूँ आपको। हम लोग को यूपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था, फिजिक्स का पेपर था, और उसके एक दिन पहले एक हमारे मित्र आए, वो अविनाशी कपूर नाम था उनका, हमसे सीनियर थे वो वैसे, लेकिन यूपीएससी में साथी दे रहे थे। हम लोग वैसे भी, हम लोग को यूपीएससी की जब तैयारी कर रहे थे तो हम लोग ग्रुप में ही तैयारी करते थे। वो ग्रुप में तैयारी करना हमेशा अच्छा रहता है। तो लेकिन मैं जो इनके बारे में बात बताना चाह रहा हूँ, ये घटना बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो आए और उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये थ्योरम, ये था, प्रिंसिपल था, जिसको उन्होंने कहा कि उसको बता दो तो कैसे होता है। उन्होंने कहा विजय बताओगे? उसको बताने में 1-1.5 घंटा हमको समय लगता। मैं डिलेमा में था कि अभी बताऊं नहीं बताऊं, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, आज इतना समय लग जाएगा तो फिर आधा छूट जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इतने दूर से आए हैं, अब नहीं बताना तो ठीक नहीं लगेगा। मैंने उनको 1-1.5 घंटा समय लिया, उनको समझा दिया, फिर वो चले गए। और उसके बाद मुझको थोड़ी सी खुंदक भी हुई कि भाई ये चले गए, अब मैं पूरा पेपर देख भी नहीं पाऊंगा। वास्तव में रिवाइज नहीं कर पाया। लेकिन दूसरे दिन जब एग्जामिनेशन हॉल में गया, देखा कि वही सवाल हम लोग को आ गया था। तो ये लगता था कि शायद भगवान ने उनको भेज दिया था कि ताकि उसका रिवाइज करा दो, तो मैंने रिवाइज करा दिया। मैं एक और घटना बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आपको समाज से जुड़ना हमेशा अच्छा लगता है, और हमेशा कोई एक या नहीं कई आदमी रखिए जिसको मदद कीजिए। ये मदद कभी भी आपको घाटे का नहीं होगा, और इससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। एक मैं बताता हूँ, मैं जब साहबगंज में था, ऑफिस था, डीसी था, उस समय मैं इसमें गया, इसमें एक होता है अनाथ बच्चों को, अनाथ और जो डिजर्टेड बच्चे हैं उसको रखने के लिए, उस समय रिमांड होम होता था, आजकल उसको चिल्ड्रन होम कहते हैं। तो वो एक घर था जिसमें कि चूँकि डीएम था मैं, तो उसका भी इंचार्ज था, तो मैं एक रोज़ देखने के लिए गया। वहाँ एक छोटा सा बच्चा आया 4 वर्ष का, और वो इसके पास मेरे पास आके खड़ा हो गया, मुझको छू करके कुछ कहना चाह रहा था। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहा है। मैंने उससे पूछा, उसके इंचार्ज से पूछा कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है और कहाँ से आया है ये। तो बोला कि देखिए 3-4 साल पहले, बहुत छोटा बच्चा था, अभी उस समय मैं 7-8 वर्ष का रहा होगा, तो 3-4 साल का बच्चा ही था तब कि उसको पकड़ के लोग ले आए थे। सो कहीं पर ये शायद अपहरण इसका हो गया था, तो उसके बाद उसको ले आए थे। तो मैंने पूछा कि इसको समस्या क्या कहना चाह रहा है। कहा कि नहीं, ये बोलता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे लगा कि इसको तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए, हो सकता है कि टंग टायर्ड होता है। देखिए ये जानकारी बहुत मदद करती है। टंग अगर टायर्ड रहता है तो स्पष्ट बोली नहीं निकलती है। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, एक डॉक्टर विजय कुमार हैं वहाँ पर, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि भाई आप आकर देख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं। तो वो आए, वो बोले क्या कि जो इसका तो टंग टायर्ड है, जो आशंका मुझे थी, तो उन्होंने कहा कि टंग टायर्ड है। तो मैंने पूछा क्या करना होगा, तो कहा कि हम छोटा सा ऑपरेशन एक करेंगे इसका, तो ऑपरेशन करने से शायद ठीक हो जाइए। तो हम लोगों ने ऑपरेशन करने के लिए उसको भेज दिया उस लड़के को, और वो तुरंत ही ऑपरेशन करके आया और शाम तक वो बोलने लगा। अब बोलने लगा तब उसने पूरी कहानी सुनाई। उसका अपहरण हो गया था, उसको याद नहीं था। उसको कहा कि हमारा जमालपुर में कहीं पर घर है। तो हम लोग इतनी जानकारी मिली कि जमालपुर का लड़का है वो। तो जमालपुर थाना हम लोगों ने एक टीम भेजा, और वहाँ पर जो गया तो पता चला कि भाई 3-4 साल पहले किसका बच्चा खोया है। खोजते खोजते उसके पेरेंट्स तक लोग पहुँच गए।
पहुंच गया, फिर पेरेंट्स को लेकर के आए। और ये मैं बता रहा हूँ 89-90 की बात, उस समय में इतना ये भी नहीं था। वो गार्जियन आया दौड़ा हुआ कि उसका बच्चा मिल गया, फिर हम लोग को लगा कि नहीं कहीं तो दूसरा कोई तो नहीं ले जा रहा है, फिर उसके प्रोसीजर हैं करके हम लोगों ने बच्चे को उसके पिताजी को सौंप दिया। अब ये देखिए छोटी सी बात है, अगर ये हमारे पहले भी बहुत लोग गए होंगे, हमारे बाद में भी बहुत लोग गए होंगे, लेकिन ये कंसर्न रखना कि हम सभी की समस्याओं का हल, और ये मैं गेस कर सका उसको कि ये मतलब इसको शायद टंग टाइड होगा, डॉक्टर को दिखाने से हो जाएगा, तो ये इससे एक बहुत बड़ी समस्या का निदान हो गया। तो ऐसा मैंने ज़िंदगी में बहुत बार देखा है कि आप एक इसी पर मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। एक मैंने ये विकसित किया है जिसको मैं कहता हूँ अदृष्ट योग। अदृष्ट योग का मतलब ये होता है कि अभी जो हमारी दृष्टि है वो अपूर्ण होती है, हम एक तरफ से देखते हैं। मैं अपने तरफ से देखता हूँ पेड़ को, इन पेड़ के नज़रिए से नहीं देखता हूँ दुनिया को। अगर हम दोनों के नज़रिए से देख सकें तो ये जीवन बहुत ही खूबसूरत और बेहतर हो जाएगा, ये प्रकृति भी खूबसूरत हो जाएगी। तो इसी को अदृष्ट योग हम लोगों ने बनाया है, और इसमें हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखना बच्चों को सिखाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। तो ये अगर हम जिंदगी में किसी भी काम करने से पहले दूसरे के पर्सपेक्टिव से सीख सकें, देख सकें और तब निर्णय लें, तो कभी आपको समस्या नहीं होगी। आप जब भी, अगर आप टीचर हैं तो बच्चे के दृष्टिकोण से देखिए, बच्चा है तो टीचर के दृष्टिकोण से देखिए, अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ के दृष्टिकोण से देखिए, वाइफ हैं तो हस्बैंड के दृष्टिकोण से देखिए, और तब निर्णय लीजिएगा तो आपको कभी झगड़ा नहीं होगा। हिंदू हैं तो मुसलमान के दृष्टिकोण से देखिए, मुसलमान हैं तो हिंदू के दृष्टिकोण से देखिए, कभी कॉमन टेंशन नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। ये समरस दृष्टिकोण, हाँ समरस, ये परिवार में भी सुखद जीवन, इसी के लिए माइंड डेवलप करने की जरूरत है। तभी आपको कभी झगड़ा भी नहीं होगा, कभी विवाद भी नहीं होगा, कभी टेंशन भी नहीं होगा। आप कभी भी ये जो होता है अभी जो हम लोग देखते हैं कि डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, कभी डिप्रेशन नहीं होगा। आप दूसरे के दृष्टिकोण से तो सोचिए। सर यूपीएससी और पीसीएस या जो भी एग्जामिनेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें ग्रुप बना करके तैयारी करना कितना आपके समय में? नहीं, मेरे विचार से ग्रुप बना के जरूर तैयारी करनी चाहिए। और इसमें मैं एक टेक्निक बताना चाहूँगा कि जब भी कोई ग्रुप बनाइए तो दो तीन तरह से ग्रुप बनता है। मतलब एक तो हम उम्र लोग रहते ही हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट के लोग हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट के लोग एक ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। मैं करता था, सिंपल तरीका बताता हूँ। जो हम लोग के सब्जेक्ट के लोग थे, जैसे उस समय में पहली बार MCQ शुरू हुआ था, उससे पहले MCQ टेस्ट नहीं होता था। 79 के एग्ज़ाम में पहली बार हुआ था। तो मैं क्या करता था कि रोज़ जो भी सब्जेक्ट पढ़ता था उसके लिए क्वेश्चन बना लेता था, उसका मैं MCQ बनाता था। MCQ बना करके दूसरे को देता था कि तुम बनाओ, और वो नहीं बनाता था तो मुझको बहुत खुशी होती थी कि वो नहीं बनाए। मैंने ये एक स्वाभाविक टेंडेंसी है, लेकिन उससे मैं सीख गया कि MCQ में कितने वेरिएशंस हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं। तो ये दूसरा हम लोग प्रयोग जो कि मैं चाहता हूँ कि लोग जानें और करें कि जब भी आप ग्रुप में बैठें तो कोई भी विषय लें, जो अभी समसामयिक विषय है वो आप ले सकते हैं, और 2 ग्रुप बन जाइए और ग्रुप बन करके बाकायदा शास्त्रार्थ कीजिए। इसके लिए एक टेक्निक होता है जिसको कहते हैं PM टेक्निक, प्लस और माइनस टेक्निक। प्लस माइनस टेक्निक का मतलब ये हुआ कि जिस समय में आप उस विषय के पक्ष में सोच रहे हैं तो प्लस सोचिए, उसके बारे में सिर्फ प्लस सोचिए, निगेटिव मत सोचिए। जिस समय में निगेटिव सोच रहे हैं तो सिर्फ निगेटिव सोचिए, उसका पॉजिटिव ना सोचिए, और ये दोनों को रखिए और तब बाद में इवैल्यूएट कीजिए। तो ये जब आप डिस्कशन से इस तरह का डिस्कशन करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, तब आपका दिमाग खुलता है, चिंतन शक्ति बढ़ती है, और जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं या क्रिएटिव थिंकिंग हो गए। टेक्नोलॉजी की बात आप करें जी, कि क्या आपका मतलब सेल्फ जनरेटेड आपका टर्म है या फिर नहीं, और लोग भी करते हैं दूसरे तरह से, लेकिन PM मैं ही करता हूँ। आपने? हाँ, PM मैं करता हूँ। सर इसका बाकायदा टेक्निक है जो कि स्कूल में हम लोग मेरी किताब है क्रिएटिव लर्निंग पर, अगर आप देख लेंगे तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी इस तरह। सर देखा जाएगा और आपसे तमाम तरह की बातें होंगी, क्योंकि आपके जीवन में जो वेरिएशन है, आपका जो व्यक्तित्व बहुआयामी है, तो कई टर्म्स में हम लोग बात करेंगे और आपसे आगे भी समय लिया जाएगा। सर आज थोड़ा सा जो फोकस कर रहे हैं कि आप यूपीएससी तैयारी के दौरान स्लेट पेंसिल का, ऐसा कहा जाता है, हमने सुना है, आप कितना सच है, स्लेट पेंसिल का उपयोग करते थे। स्लेट पेंसिल के उपयोग के पीछे जो तकनीक है
तो आप क्या सोचते थे, और आज जो तकनीक का प्रयोग होना चाहिए, तो सपोज हो सकता है लोग माने कि सिलेक्ट पेंसिल वाला जो तकनीक है आउटडेटेड हो गया है, लेकिन अपडेटेड जो तकनीक है आप सिविल से और अन्य तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी में कहाँ तक उपयोगी होगा सर, इस पर कुछ प्रकार? नहीं, देखिए सिलेक्ट पेंसिल हम लोग यूज़ करते थे, मैंने यूपीएससी की परीक्षा में अंत तक यूज़ किया। वो सिलेक्ट पेंसिल मेरे दोस्तों ने ले लिया एज अ मोमेंटो, लेकिन उसका बहुत बड़ा फ़ायदा था। और मैं बताऊंगा कि अभी भी इसके कोई वायलेशन यूज़ करना चाहिए। क्यों फ़ायदा है तो बताता हूँ। मैं गणित का विद्यार्थी था, मतलब फिजिक्स का था और गणित भी करता था। फिजिक्स में भी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है और गणित में भी करना पड़ता है। तो हम लोग करते क्या थे कि जब आप स्लेट पर काम करते हैं तो आपको लिखने की कोई बाध्यता नहीं रहती है। मतलब आपको कि इसमें हमारा कागज़ बर्बाद हो रहा है, कि इसमें हम लोग सोच रहे हैं कुछ मिटाना हुआ तुरंत मिटा लिए, फिर आगे कर लिए। तो एक तो आपको कोई बेझिझक आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है और बहुत जल्दी उसमें लिखाता है। पेन से हम लोग उस समय हम लोग को थोड़ा सा पैसा भी कम रहता था बाय द वे, इसलिए भी हम लोग ये उपयोग करते थे कि उतना कागज़ क्यों बर्बाद करेंगे, और बहुत लिखते थे हम लोग, सवाल बनाते थे, बहुत लिखते थे। इसमें मैं एक और टेक्निक की बात करूँगा आपको, के चूँकि लोग हैं, हम लोग करते ये थे कि रात में सोते समय में उस समय में जो भी प्रॉब्लम रहता था उसको स्लेट पर लिख के छोड़ देते थे, और सुबह में जब पहले उठते थे तो सबसे पहले उस स्लेट पर वो वही प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, और मैंने देखा है इनवेरिएबली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये जो 24 घंटा सोचने की ताकत है ये इससे आती है। तो आप अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं कोई जरूरी नहीं है कि आप स्लेट रखें, आप कॉपी में लिख सकते हैं, आप किताब को, लेकिन एक मैं अनुरोध ये करूँगा, जैसे किताब आप सवाल बनाते हैं तो जिस किताब से आपने सवाल लिया है उसी को लेकर के सो जाइए, उसको अपने सिरहाने रख लीजिए और सुबह उठ करके उसको सॉल्व कीजिए। तो आपको ये जो होता क्यों होता है, ये मैं 2 मिनट समय लूँगा आपको समझाने के लिए लोगों को कि ये एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। ये टेक्निक ये है कि हम लोग जब सोते हैं उस समय भी हमारा ब्रेन काम करते रहता है। होता है कि हमारा जो चेतन मस्तिष्क है वो सो जाता है, लेकिन अवचेतन और अर्धचेतन जो मस्तिष्क है वो काम करते रहता है। तो हमारा उस समय हम जो पढ़ते भी हैं तो वो भी हमारा सीधा ब्रेन में जाता है। अगर आपने कोई प्रॉब्लम सोच लिया और सोच रहे हैं तो वो अवचेतन में या अर्धचेतन में वो चलता रहता है, उस पर काम चलता रहता है। होता है सपना में भी आप देखिएगा, यही देखिएगा। कैक्यूले थे एक, कैक्यूले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, सब लोग नाम जानते होंगे। वो काम कर रहे थे बेंजीन के स्ट्रक्चर पर। तो उस समय में जो कार्बन के स्ट्रक्चर्स आ रहे थे वो लीनियर स्ट्रक्चर थे और इनको मिल नहीं रहा था, बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था। वो तो C6H6 होता है, तो स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था। वो सोए हुए थे रात में और यही प्रॉब्लम के साथ सो रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक सांप अपना पूंछ जो है अपने मुंह में लिए हुए। वो उठे उस समय में तुरंत लैब गए, कहते हैं लोग कि, और उन्होंने ये पाया कि नहीं ये सर्कुलर है, यही सिग्नल दे रहा है, ये लीनियर नहीं होगा, क्योंकि सांप सर्कुलर हो गया। तो ये उनका दिमाग ने कहा कि आप सर्कुलर कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी लोगों को ये जो रात में सोने का उपयोग करना भी जरूरी होगा अगर आप बड़ी परीक्षाओं के लिए या बड़े जीवन के लिए तैयारी करना है। सर आप विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं, बहुआयामी रहे हैं, तो लगता है कि आप IAS के नौकरी के दौरान इन सारी प्रतिभाओं का उपयोग कर पाते? यही से बेहतर कहीं एकेडमिक्स में होते तो शायद मुझे जैसा लगता है कि आप और बेहतर कर पाते, दुनिया के लिए कई तरह की नई चीज़ें आप ऐसा नहीं है। मैंने IAS, देखिए IAS में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और मैं समझता हूँ कि यह अपॉर्चुनिटी शायद दूसरे किसी सर्विस में नहीं है, क्योंकि नंबर 1 जीवन को बहुत नज़दीक से देखने का मौका इसी सर्विस से मिलता है। आप उससे पहले तो हम लोग डेड बॉडी तक नहीं देखे थे। अचानक मैं जहानाबाद में पोस्टिंग हो गया, एक दिन 6 मर्डर हो गया, तो अब मुझको मैं तो उस रोज़ रात तक खाना नहीं खा पाया, लेकिन धीरे धीरे अब जीवन को इतना नज़दीक से देखने का, मैन एंड मटेरियल्स के बारे में जानने का, गरीबी के बारे में जानने का, लोगों के दुख और तकलीफ़ को जानने का, इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता था। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। दूसरी बात यह है कि आप IAS में रह करके आप किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज कर सकते हैं। मेरा मन था कि मैं एजुकेशन में काम करूं, मैंने एजुकेशन में काम किया, मैंने गरीबों पर भी बहुत काम किया है, मैंने पहाड़िया पर बहुत सारा काम किया है,
और जिस पर मन में आए आपको। हम लोग कृषि में गए तो कृषि में हम लोग ने काम किया, कोऑपरेटिव में गए कोऑपरेटिव, रूरल डेवलपमेंट में गए रूरल डेवलपमेंट में काम किया, प्लानिंग में गए प्लानिंग में काम किया। तो आपकी मेधा का उपयोग सभी क्षेत्रों में संभव हो सकता है। ये इसी सर्विस में संभव है, ये दूसरी जगह संभव नहीं है। एक दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, आपने अभी कहा कि हम लोग को बहुआयामी हम लोग हैं। बहुआयामी तो क्या रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने जो अलग, जैसे मैं कविता के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं कविता लिखता हूँ, मैंने ये IAS के दौरान ही शुरू किया। मैंने कविता का उपयोग भी प्रशासन में किया। अब ये बताता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से। मैंने कविता लिखी थी, श्रमिक की अभिलाषा। होता क्या है कि जब कोई योजना बनती है तो उसका जो नेम प्लेट लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है कि ये फलां द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया या उद्घाटन किया गया, और इसमें फलां उपस्थित रहे, कोई ऑफिसर उपस्थित रहता है, कोई मंत्री उपस्थित रहता है, इन्हीं लोग का नाम रहता है। तो और कभी भी उसमें मजदूर का नाम नहीं होता है। तो मैंने यही कविता लिखी कि एक श्रमिक की अभिलाषा यही है कि वो उसका नाम भी इसमें कहीं खुद जाता तो कितना बढ़िया होता, और ये अगर आप कर सकते तो कितना बदलाव आता। मैंने एक प्रपोजल बनाया तो कोई सहमति नहीं हो रहा था कि कौन सी बकवास चीज़ लेके चले आए हैं आप, कि आप कह रहे हैं कि श्रमिकों का नाम लिखा जाए। तो मैंने एक कविता लिखी। जब कविता लिखी तो मेरे मंत्री थे एक नरेंद्र नारायण यादव जी, बहुत अच्छे मंत्री हैं। मैंने वन ऑफ द फाइनेस्ट जो पॉलिटिशियन मैंने देखा वो मेरे साथ थे। तो मैंने उनको एक रोज़ कविता सुनाई, कुछ चर्चा हो रही थी तो कविता सुनाई। तो कविता उन्होंने कहा कि पहले तो कविता दे दीजिए। तो मैंने कविता उनको दे दी लिख करके। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सर इसको तो हमको लागू करना है। कहा कि हाँ फाइल लेते हैं, हम लोग दस्तखत करते हैं। तो वो इतने सेंसिटाइज हो गए कि और लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कर दिया, और उस रोज से प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये लागू हो गया। सर्कुलर चला गया कि 100 दिन का जिसका नाम रहेगा उसका प्लेग पर नाम होगा। मैंने सर कविता पढ़ी है, सोशल मीडिया पर एक दिन पढ़ी। अच्छा। मैंने उसको कमेंट भी एक दिन किया था जी। फोटोग्राफर वाली तस्वीर लगी, श्रमिक की अभिलाषा मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने कमेंट भी किया था कि इसमें जो बाधक होंगे या हो रहे होंगे वो प्रशासक या मंत्री या नेता वर्ग होंगे, लेकिन आपके तमाम प्रयास से वो सफल हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके लिए तो आपको धन्यवाद सर। अगला जो पक्ष है कि आप प्रशासक भी रहे हैं, साहित्यकार भी हैं, बाल साहित्य के भी नाम से रहे, तो इतने सारे आयाम को एक व्यक्ति में समेट पाना, अपने आप को कैसे सहज पाते हैं या सर कैसे समेट पाए, दर्शक जानना चाहेंगे। नहीं, हम लोग ये क्यों समझते हैं कि सभी अलग अलग है, ये सभी साथ साथ चलता है। देखिए एक चीज़, एक मैं अपने इसका बताऊं कि मैं सरकारी चीज़ को, जो मैं ऑफिस में काम करता हूं, उसको घर नहीं लाता हूं। घर का समय मेरा अपना है। तो जब मैं 6-7 बजे 8 बजे तक मैं घर आता हूँ, 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक का ये 12 घंटा मेरा अपना है। और मैं नॉर्मली जल्दी सोता हूँ और 3 बजे 4 बजे उठ जाता हूँ। और मेरी ये आदत स्कूल टाइम से रही है। और वो 3-4 घंटा मैं काम करता हूँ, 3-4 से लेकर के 7-8 तक। उसका फिर आधा घंटा मैं सो जाता हूँ ताकि फिर से रिकूप कर लूँ, और उसके बाद फिर ऑफिस का काम है, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं। तो ये मैं बैलेंसिंग कर पाया। और इसीलिए अगर मुझको लोग कहते थे कि तुम्हारे यहाँ तो दिन भर कोई ना कोई आते ही रहता है हॉस्टल लाइफ में, मैंने कहा कि मैं तो सुबह मैं अपना काम कर चुका हूँ, इसलिए दिन भर कोई आएगा गप करेगा या कोई समस्या के लेकर आएगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो ये बैलेंसिंग करनी पड़ती है। और सुबह का काम क्रिएटिव काम के लिए सबसे उपयुक्त समय है। लेकिन मैं ये भी दर्शकों को आपके बताना चाहूँगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह में पढ़िए। प्रत्येक आदमी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो उसका बताता है कि वो कब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो आप जिस समय में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होइए उस समय में कीजिए, उसी के अनुसार, लेकिन अपने बायो क्लॉक के हिसाब से अपने सिस्टम्स को एडजस्ट कर लीजिए। वैसे सुबह का समय सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि उस समय में सब सोया रहता है, कोई आज तक मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आया कि 3 बजे कोई मिलने तो नहीं आएगा। 4 बजे तो मैं अभी भी आज भी उठता हूँ 3-4 बजे। आज भी मैं उठ करके 2 घंटा काम किया हूँ सुबह में, और तब फिर आगे काम करता हूँ। सर GSN GK वर्ल्ड चैनल आपसे आग्रह करता है कि आप अपने जीवन के संघर्ष को दर्शकों के सामने उस संक्षिप्त रूप में, जो कि उनके लिए एक प्रेरणा बन सके और तैयारी से लेकर के जीवन के तमाम
जो प्रेस्टीज है, अनुभव है, उसमें फायदेमंद हो और सफलता की वजह इम्प्रूवमेंट करें। मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि इस कहानी को मैं लिख सकूँ, और जैसे ही समय मिलता है तो ज़रूर मैं लिखने का प्रयास करूँगा। और यह अगर इसका कोई लाभ किसी को हो सकता है तो ज़रूर इसमें प्रयास करना चाहिए। सर, आपसे मैं और समय का आग्रह करता है GSNG केवल, क्योंकि आपके तमाम जो प्रयास हैं, या जो आपके प्रशासनिक तौर पे, या एक साहित्यकार के तौर पे, या बाल साहित्यकार के तौर पे, या आपके विभिन्न जिलों में जो किए गए काम, जहाँ तक मुझे जानकारी है, बहुत यूनिक रहे हैं। तो आपसे आग्रह करेगा कि GSNG केवल आप कभी और समय दें, और उन आयामों को मैं चाहता हूं कि लोग दर्शक के सामने आए, लोग जानें और अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन सके। तो ज़रूर जब भी ज़रूरत होगी मैं ज़रूर आपको सहयोग करूंगा इसमें, और जितनी जानकारियां लोगों के बीच जा सकें उतना मुझे खुशी होगी। GSNG केवल दर्शकों से यह अपील करता है कि आप विजय प्रकाश जी के बारे में इस चीज़ को समझें कि बतौर प्रशासक औरंगाबाद में जब DM थे तो उन्होंने ऑपरेशन टोडरमल चलाया था। अन्य जिलों में अलग अलग तरह के प्रोग्राम, जो कि राज्य सरकार जिसको नहीं भी इम्प्लीमेंट कर रही थी, अपने स्तर के सुधार के लिए तमाम तरह के प्रयास जो ज़मीनी स्तर पे हो सकते थे उन्होंने किया था। और इन पक्षों को अभी लोग नहीं जान पाए हैं, और अगली पीढ़ी को जानना बहुत आवश्यक है। तो आगे इनसे समय देने का जो है अनुरोध स्वीकार कर लिया है। तो इस चीज़ को हम आगे के एपिसोड्स में प्रस्तुत करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।